हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है पे वॉल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ बैंक्स एंड पेमेंट प्रोसेसर्स, कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि उन्होंने बैंक्स को और ये जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, मतलब जितने भी पेमेंट गेटवे हैं, जितने भी आप देखते हो यूपीआई के जो जितने भी आप ऐप यूज़ करते हो, तो जो पेमेंट गेटवे हैं तो इनको अलाउ किया है टू लेवी अ चार्ज। टू लेवी अ चार्ज मतलब कि वो अब एक तरीके का शुल्क हमसे ले सकते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर। हम जो यूपीआई ट्रांजैक्शन डेली करते हैं, कहीं 100 रुपये का, 200 रुपये का, हालांकि अभी ये बताया नहीं गया, मतलब इस तरीके की मैं बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस जो हैं उसके ऊपर ये अपना चार्ज ले सकते हैं। वाइल स्टिल पेंडिंग, कह रहा है कि अभी भी पेंडिंग है मामला। हैज़ ऑलरेडी लेड टू सेवरल पॉलिसी क्वेश्चंस, कह रहा है कि इसकी वजह से बहुत से एक नीतिगत क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से ही सामने आ गए हैं। मतलब ये जो सरकार पॉलिसी ला रही है इसके ऊपर बहुत से एक तरीके के प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़े हो गए। नो ऑफिशियल डिसीजन हैज़ येट बीन अनाउंस्ड, कह रहा है कि किसी तरीके का ऑफिशियल डिसीजन अब तक नहीं लिया गया है। बट द प्रिपरेशंस आर अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है क्लियर, कि ये जो सरकार की तैयारी है वो क्लियरली दिख रही है कि सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए लेकर तैयार है, वो तैयारी कर रही है। The only official change that has been made is the amendment to the Payment and Settlement System Act। कह रहा है कि जो ऑफिशियल चेंज इनकी तरफ से आया है वो इन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। अब ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, इसी के तहत जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर कौन सा पेमेंट गेटवे को लाना है, आप अगर आरबीआई के न्यूज़ थोड़ी भी पढ़ते होगे कहीं ना कहीं बैंक के रिलेटेड, तो आपको ये एक्ट दिख जाता होगा। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें होती हैं। दैट विल नाउ अलाउ द गवर्नमेंट, जो कि क्योंकि इन्होंने अब इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है तो अब वो एक तरीके से सरकार को ताकत देगा या सरकार को अलाउ करेगा टू नोटिफाई विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैन अट्रैक्ट अ चार्ज, कि किस तरीके के जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसमें चार्ज लगेगा। दिस वॉज डन थ्रू द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल, कह रहा है कि ये सरकार द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉज के अमेंडमेंट बिल के द्वारा किया गया है 2026, विच वॉज पास इन द लोकसभा, जो कि लोकसभा में पास कर दिया गया है रिसेंटली, हाल ही में, विदाउट अ डिबेट, बिना किसी डिबेट के, मतलब किसी तरीके का अपोजिशन ने किसी तरीके का रेजिस्टेंस जो है पार्लियामेंट में पैदा नहीं किया और सरकार ने एक तरफा इसको लोकसभा में पास करा लिया है। बिफोर दिस लॉ, कह रहा है कि इस कानून से पहले यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस वर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी चार्जेस, कह रहा है कि जो इस कानून से पहले यूपीआई और जो रुपे डेबिट कार्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उसमें किसी तरीके का चार्ज नहीं लगता था। एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से शुल्क में पूरी तरीके से छूट दी गई थी, किसी तरीके का उसके ऊपर चार्ज नहीं लगता था। Government sources say that the charge could be allowed only for transaction conducted by large merchants। कह रहा है कि गवर्नमेंट सोर्सेस का कहना है कि ये जो चार्ज सरकार द्वारा लगाया जाएगा वो उन्हीं ट्रांजैक्शन में लगाया जाएगा जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, विद टर्न ओवर्स ओवर मोर देन 1 करोड़ 1.5 करोड़, जिनका टर्न ओवर होगा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक, उन्हीं जब वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन्हीं के ऊपर सरकार एक तरीके से चार्ज लगाएगी। एंड फॉर ट्रांजैक्शन अबव 2000 इन वैल्यू, या फिर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर 2000 से ऊपर होता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। दिस वुड लिमिट द चार्ज टू ओनली अबाउट 5% ऑफ ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शन। इससे क्या हुआ कि एक तरीके की लिमिट सेट हो गई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन का सिर्फ 5% है, तो इसी के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे 5% जो ट्रांजैक्शन है टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन का, उसके ऊपर चार्ज लगेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे, किसका 5%? टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन का 5% है ये। हाउएवर, हालांकि द अमेंडमेंट लॉ गिव्स द गवर्नमेंट द एबिलिटी टू वाइडन दिस स्कोप, कह रहा है कि सरकार ने ये जो मॉडिफिकेशन बिल में किया है, जो भी बदलाव सरकार ने किया है बिल में, उससे एक तरीके से सरकार के पास कैपेबिलिटी आती है या एक पावर आती है कि वो
इन कि मतलब ये जो कह रहा है टू वाइडन दिस स्कोप का मतलब है मतलब चार्जेस हो सकता है सरकार बाद में और लगाना स्टार्ट कर दे। अभी तो सरकार कह रही है भाई हम बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर लगाएंगे, उनके ट्रांजैक्शन के ऊपर, और 2,000 रुपये के ऊपर भी लगाएंगे। कल को मान लो वो कहते हैं भाई तुम 10 रुपये में ट्रांजेक्शन करो तो 1 रुपये दो। तो ये ताकत जो है कानून वो सरकार को देता है, अगर सरकार करना चाहेगी तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। द फियर ऑल्सो इज दैट मर्चेंट विल पास दिस कॉस्ट ऑन टू कस्टमर। कह रहा है कि डर ये भी है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जब इनके ऊपर ये चार्जेस आएंगे तो ये जो वो अपना उस चार्ज को एक तरीके से नलीफाई करने के लिए, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वो कंज्यूमर्स के ऊपर डाल देंगे, उपभोक्ताओं के ऊपर डाल देंगे। हु विल मूव बैक टू कैश। फिर क्या होगा, जो वो क्या होगा, वो कैश का यूज़ करने लगेंगे जो कंज्यूमर्स हैं। भाई अगर मेरे ट्रांजैक्शन में मैं 100 रुपये का मान लो मैंने दूध खरीदा, अब मुझे कोई 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, एक दो बार के लिए चलता है इमरजेंसी, मगर अगर मैं हर बार 10 रुपये दूंगा मेरे दिमाग में ठगेगा, मैं यार 100 रुपये निकाल लेते हैं एटीएम से, इसी से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो कैश की तरफ लौट जाएंगे, विच रिमेन्स फ्री टू यूज़, जिसमें किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता, मतलब कैश के ऊपर तो किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता। दैट सेड द इशू मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड, दैट सेड मतलब ऑन द अदर हैंड, मतलब इसके बावजूद द इशू मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम, कि ये जो इशू है हमें पेमेंट इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। भाई जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रीसे मतलब करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आरबीआई ने इस पेमेंट एग्रीगेटर को परमिशन दे दी है कि वो पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकता है। बहुत से नाम आपने सुने होंगे, है ना, हर महीने 2-3 मिल ही जाते हैं ऐसी न्यूज़ बैंकिंग वाले सेक्शन में। तो कह रहा है कि ये जो इशू है, ये जो समस्या है, हमको उनके उनके हिसाब से भी सोचना चाहिए। यूपीआई वॉज मेड फ्री इन 2020, सबको पता है। द पेमेंट्स प्लेयर्स हैव आर्ग्यूड दैट दे हैव बीन बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रनिंग यूपीआई सिंस देन। कह रहा है कि ये जो जितने भी पेमेंट प्लेयर्स हैं, जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो यूपीआई का जो ऐप यूज़ करते हो आप, वो उनकी मतलब एक तरीके से जो मालिक हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये यूपीआई का पूरा ट्रांजैक्शन, उसको मेंटेन करना, ये सारा कॉस्ट हमको अकेले ही झेलना पड़ता है। ऐप का खर्चा, ट्रांजैक्शन का खर्चा, हर तरीके के खर्चे होते हैं, सेंड किया तो उसका खर्चा, जिसने रिसीव किया तो उसका खर्चा। तो कह रहे हैं कि पूरा जो चार्जेस है ना वो सिर्फ हम ही को झेलने पड़ते हैं। एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा रिसेंटली सेड, कह रहा है कि जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था, समवन हैज टू पे, किसी ना किसी को तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पे करना होगा। प्रिज्यूमेबली, कह रहा है कि संभवतः he meant that somebody should no longer be the payment processors or banks, कि उनका कहने का somebody का मतलब उनका ये था कि वो पेमेंट प्रोसेसर और बैंक्स नहीं होंगे, मतलब वो इसका चार्ज नहीं देंगे। However, हालांकि the burden of the cost has not slowly been borne by these players, कह रहा है कि ये जितना भी ये कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर सारा बर्डन पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये अकेले ही इस बर्डन को नहीं झेल रहे हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो ये कह रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर जो पेमेंट एग्रीगेटर है, बैंक है, कि सारा खर्चा हम ही को उठाने पड़ रहा है। तो राइटर कह रहा है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को सब अकेले उठाना पड़ रहा है। टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी बियरिंग सम ऑफ इट, कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो भी कुछ कहीं ना कहीं इसका बर्डन उठा रहे हैं। In 2021 में the government introduced a scheme where it paid these payment processor and banks a subsidy, कि सरकार ने एक स्कीम जारी करी थी जिसमें इन्होंने जितने भी ये पेमेंट प्रोसेसर हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या फिर बैंक्स हैं, इनको एक तरीके से सब्सिडी दी थी टू पार्शली कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, कि जो कॉस्ट आ रही है प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की उसको कवर किया जा सके। और वो 2000 रुपीज़ था, मतलब अगर हम 100 रुपये पेमेंट करते हैं और 10 रुपये अगर मान लो उसकी कॉस्ट आ रही है, तो सरकार ने बैंकों को एक तरीके से सब्सिडी दे रखी थी, वो 10 रुपये दे देते थे। तो 2000 तक के ट्रांजैक्शन में सरकार इनको पूरी सब्सिडी दे रही थी। तो ये नहीं कह सकते कि पूरा खर्चा ये अकेले निपटा रहे हैं। डन बाई स्मॉल मर्चेंट, जो कि स्मॉल मर्चेंट द्वारा किया गया था। The government has already paid about 11,349 करोड़ ऑन दिस, कह रहा है कि सरकार ने इस सब्सिडी के तहत 11,349 करोड़ रुपए अब तक दे दिए हैं, विद अनदर 2,000 करोड़ बजटेड फॉर 2026-27, और 2,000 करोड़ का जो 2016-27 का बजट है उसमें भी उसका प्रावधान किया गया है। द क्वेश्चन इज वेदर
कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट शुड बी आस्क्ड टू पे एन एडिशनल चार्ज। कह रहा है कि एक सवाल ये है कि क्या हमें कंज्यूमर से या फिर मर्चेंट से, जितने बिजनेसमैन लोग हैं, उनसे ये एडिशनल पेमेंट करने को कहा जाए, मतलब उनको कहना चाहिए, व्हेन सम ऑफ देयर टैक्सेस आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जबकि उनके कुछ जो उन्होंने टैक्सेस दिए हैं वो इसी काम के लिए यूज़ कर लिए गए हैं। मतलब मान लो सरकार को जो हम टैक्स देते हैं तो सरकार ने हमारे टैक्स का कुछ हिस्सा इसको लेकर यूज़ कर लिया है, तो फिर क्यों मांग रहे हो भाई हमसे एडिशनल पेमेंट। There is also some anger over the perception that the government pushed people towards UPI through demonetization। कह रहा है कि कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है। ओवर द परसेप्शन का मतलब है कि जो लोगों की धारणा है, जो लोगों की सोच है कि गवर्नमेंट ने पहले तो लोगों को यूपीआई की तरफ धकेला डिमोनेटाइजेशन करके। भाई जब 2018 या 16 में, शायद 16 या 18 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, जब नोटबंदी हुई थी, तो कह रहा है कि सरकार ने एक तो पहले लोगों को यूपीआई की तरफ धकेला, ओनली टू नाउ अलाउ इट टू बिकम चार्जेबल, कि अब वो उसको चार्ज कर सकें। तो लोगों के अंदर गुस्सा है ना कि आपने पहले तो डीमोनेटाइजेशन किया, फिर यूपीआई को फैलाया, अब आप कह रहे हो कि भाई हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। तो एक तरीके से वही हो गया ना, जियो वाला हाल हो गया। पहले फ्री बांटा गया, अब धीरे 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 मोनोपोली जैसी मार्केट में आई तो उन्होंने अब 349, 450, मतलब इतना पेमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों को कॉल, पहले 10 रुपये में जिनका काम हो जाता था, है ना, अगर याद होगा वो समय आइडिया का होता था, सेम 10 रुपये में काम हो जाता था, मगर अब नहीं हो पाता है। तो वही चीज़, लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है, भाई एक तो मोनोपोली आ रही है, अब तुमने धीरे से हमारे ऊपर चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ आर्ग्यूड, इनका ये तर्क है, दैट सच अ चार्ज, कि इस तरीके का ये जो एडिशनल पेमेंट है, एडिशनल चार्ज है, विल हेल्प पेमेंट प्लेयर्स, ये पेमेंट प्लेयर्स हैं इनकी मदद करेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इनोवेशन के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट करें और सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करें। द आरबीआई हैज़ द रिसोर्सेज टू पे फॉर यूपीआई डेवलपमेंट। कह रहा है कि आरबीआई के पास एक तरीके से सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि वो इस यूपीआई का जितना भी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन वाला पार्ट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट है, उसके लिए वो पे कर सकता है, उसके पास इतना पर्याप्त संसाधन है। यूजिंग दिस वुड इंटेल आ स्मॉल रिडक्शन, वुड इंटेल का मतलब होता है वुड इन्वॉल्व, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व करेगा। मतलब अगर इस तरीके का वो अपना फंड या रिसोर्सेज यूज़ करता है तो उसमें बस थोड़ा सा ही स्मॉल रिडक्शन होगा उनके पास जो बहुत ज़्यादा पैसा है या रिसोर्सेज हैं। वास्ट सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज सरप्लस जो उनके पास है, उसमें बहुत थोड़ा ही सही रिडक्शन होगा। दैट इट ट्रांसफर्स टू द सेंटर ईच ईयर। और ये जो सरप्लस इनके पास आता है ना, एक्स्ट्रा, मान लो 1000 करोड़ रुपए आरबीआई के पास एक्स्ट्रा है, तो ये सेंट्रल सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1000 रुपये दे देते हैं। तो भाई आप क्या करो, 100 करोड़ रुपए यूज़ कर लो यूपीआई डेवलपमेंट के लिए। और 900 करोड़ कह रहा है राइटर कि भाई सेंटर को जो हर साल 1000 करोड़ देते हो वो 900 करोड़ दो, क्या दिक्कत है। बट इट वुड सेव द गवर्नमेंट फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर डिसीजन। कह रहा है कि लेकिन इस तरीके का जो डिसीजन है, मतलब अगर सरकार ऐसा कर दे तो वो सरकार को बचा सकता है कि ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने से, मतलब ये जो खराब डिसीजन उन लेने जा रहे हैं जिसके बहुत विरोध हो सकता है, लोग गुस्सा हो सकते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं कि आरबीआई का थोड़ा सरप्लस उसमें यूज़ कर लेंगे तो सरकार को बचा लेगा इस अनपॉपुलर डिसीजन से, ठीक है। According to the passage, what is the primary reason the government might consider utilizing the Reserve Bank of India's surplus instead of allowing transaction charges? कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्राइमरी रीज़न हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जो आरबीआई के पास सरप्लस है उसका यूज़ करने के लिए सोचें। टू अवॉइड द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कह रहा है कि सरकार अपने राजनीतिक जो इसके परिणाम होंगे, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, हो सकता है लोग वोट ना दें, उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ कर सकती है। ऑफ मेकिंग एन अनपॉपुलर डिसीजन दैट वुड डायरेक्टली अफेक्ट द जनरल पब्लिक। तो ये एकदम करेक्ट है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं, पूरा समझाया है इसको मैंने। What is the major concern regarding the legislative authority granted by the recently passed amendment bill? कह रहा है कि एक सबसे बड़ी जो मेजर कंसर्न है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब सरकार के पास जो इस मॉडिफिकेशन से, जो बिल में मॉडिफिकेशन हुआ, उसके पास एक पावर आ गई है, वो क्या है। इट फोर्सेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू यूटिलाइज इट वास्ट एनुअल सरप्लस
टू फंड द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है कि एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो अमेंडमेंट हुआ है बिल, उससे सरकार के पास जो पावर आई है वो आरबीआई को फोर्स कर सकती है कि वो अपना जो सरप्लस है वो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए लगाए। ऐसा तो नहीं है, तो हटा देते हैं। It gives the executive the legal power to potentially expand the categories of transaction that are subject to fees। हाँ, तो यही आंसर है, यही चिंता है कि सरकार के पास कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर आ जाएगी कि वो कल को अगर इस जो ये चार्जेस लगाने जा रहे हैं इसको, इसकी फील्ड को एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो इस कानून के तहत कर सकते हैं। तो बी हमारा आंसर है। According to the author, what is the most effective approach to resolve the dilemma of funding the UPI ecosystem? ऑथर के अनुसार सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, ये जो डिलेमा है, कंफ्यूजन है यूपीआई के इकोसिस्टम को लेकर या फंडिंग को लेकर, उसके लिए यूटिलाइजिंग अ पोर्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एनुअल ट्रांसफर टू कवर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, राइटर ने लास्ट के पैसेज में ये बताया भी था कि सरकार ऐसा करे कि आरबीआई के पास जो सरप्लस है उसका यूज़ कर ले, है ना, और ये जो अनपॉपुलर डिसीजन वो लेने जा रहे हैं उसको ना ले। तो एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। व्हाट पैराडॉक्स इज प्रेजेंटेड इन द पैसेज? किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास पैसेज में दर्शाया गया है? लार्ज मर्चेंट्स आर बीइंग टैक्स्ड व्हाइल देयर ट्रांजैक्शन कंटिन्यू टू रिमेन फ्री। कह रहा है कि लार्ज मर्चेंट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया है और उनका ट्रांजैक्शन है वो अभी भी फ्री है, ऐसा तो नहीं बताया गया कहीं। पेमेंट प्रोसेसर्स आर अर्निंग मैसिव प्रॉफिट, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि जो पेमेंट प्रोसेसर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द नेशनल डेप्ट बाई इंक्रीजिंग द सेंट्रल सरप्लस। कह रहा है कि सरकार जो है वो देश का जो कर्ज है उसको रिड्यूस कर रही है सेंट्रल सरप्लस को बढ़ाकर, ऐसा भी कहीं नहीं बताया गया। इंडिविजुअल में बी चार्ज फॉर यूजिंग अ सर्विस दे हैव ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड। कह रहा है कि लोगों के ऊपर वो एक तरीके से उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है जिसके लिए उन्होंने पहले से ही टैक्स दे रखा है। मतलब जो हमारे यहाँ लोग, सरकार हमारा टैक्स यूज़ करके सब्सिडी दे रही है, जबकि हम पहले जब टैक्स दे चुके हैं तो हम दोबारा, हम हो सकता है हम दोबारा से चार्ज दें। तो डी हमारा करेक्ट है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? एनालिटिकल है एंड एवेल्यूएटिव है। एनालिटिकल मतलब लॉजिकल है, एग्जामिन करने वाली है, हाँ, और जज करने वाली है। तो एनालिटिकल तो है ही कि कहीं ना कहीं राइटर ये सोच रहा है कि किस तरीके से इस मॉडिफिकेशन का प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरीके से सरकार मर्चेंट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज डालेगी, किस तरीके से मर्चेंट जो है वो कंज्यूमर से क्या कहते हैं उसको लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज सरकार को वो दे रहे हैं। तो एनालिटिकल तो है कि उसने हर पॉइंट को एनालाइज किया है। एवेल्यूएटिव है, उसको एसेस कर रहा है, जज कर रहा है कि किस तरीके का डिसीजन होगा, ये क्या सरकार के लिए अच्छा होगा, या फिर उसने लोगों की गुस्से की बात करी है तो एवेल्यूएट भी किया है। तो ये सही है। क्रिटिकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, अप्रीहेंसिव है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी है, किसी बात की जिद कर रहा है, नहीं कहीं जिद नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से सलाह भी दे रहा था कि आरबीआई का सरप्लस जो है वो सरकार यूज़ कर सकती है। प्रोवोकेटिव है, भड़काने वाला है, नहीं। सब्जेक्टिव है, वो मतलब बायस्ड है, एनेक्डोटल है, मतलब स्टोरी बेस्ड है, तो नहीं ऐसा नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी लाइव्स इन दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत से झूठ हैं। सम आर बिग, कुछ बहुत बड़े, सम आर डेंजरस, कुछ खतरनाक, सम हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ ने तो क्या कहते हैं पूरा इतिहास ही चेंज कर दिया है। बट नन हैव सर्वाइव्ड एज सक्सेसफुली एज द इंडियन क्लासिक। लेकिन कोई भी उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा जैसे कि एक भारतीय झूठ है, और वो क्या है? आई एम रीचिंग इन 5 मिनट्स, कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, कह रहा है कि इस सेंटेंस की ये खूबसूरती है, इज दैट एवरी वन नोज, कि हर कोई जानता है, इट इज़ अनट्रू, कि ये सच नहीं है। द पर्सन सेइंग इट नोज, जो इंसान कह रहा है उसको भी पता है ये सच नहीं। द पर्सन हियरिंग इट नोज, जो इंसान सुन रहा है उसको भी पता है ये सच नहीं। इवन गूगल मैप्स प्रोबेबली डैश, कि गूगल मैप को भी पता है ये सच नहीं। येट फिर भी द ट्रेडिशन कंटिन्यूज, कि ये जो ट्रेडिशन है ये लगातार चलता जा रहा है। अ फ्रेंड कॉल्स एंड आस्क्स वेयर यू आर, एक दोस्त जो है वो कॉल करता है, आपसे पूछता है आप कहाँ हो।
यू कॉन्फिडेंटली रिप्लाई, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये रिप्लाई करते हैं, जस्ट 5 मिनट्स अवे, बस मैं 5 मिनट की दूरी पर। इन रियलिटी में यू मे स्टिल बी इन द शावर, आप हो सकता है शावर ले रहे हो। सर्चिंग फॉर योर मिसिंग कीज, आपकी चाबी खो गई है तो आप उसको सर्च करने में लगे हुए हो। ट्राइंग टू लोकेट द लेफ्ट सॉक दैट वैनिश डैश मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, या फिर उस शॉक को क्या कहते हैं, मोजे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बिना मतलब अचानक से आपके सामने से गायब हो गया है। बट लेकिन स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली यू आर इंडीड 5 मिनट्स अवे, लेकिन आपको एक तरीके से मेंटली इमोशनली आपको तब भी ये लगता है कि आप सिर्फ 5 ही मिनट दूर हो। आई रिमेंबर वंस टेलिंग अ फ्रेंड आई वॉज जस्ट 5 मिनट्स अवे, कह रहा है कि मुझे याद है कि जब मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं सिर्फ 5 मिनट दूर हूँ। वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कप बोर्ड ट्राइंग टू डिसाइड वॉट टू वियर, जबकि मैं एक अलमेरा के सामने खड़ा हुआ था और ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। आई हैडेंट लेफ्ट द हाउस, तब तक मैंने घर नहीं छोड़ा था। आई हैडेंट फाउंड माई वॉलेट, मुझे मेरी वॉलेट भी नहीं मिली थी। येट सम हाउ इन माई माइंड डैश आई ऑलरेडी हाफ वे देयर, फिर भी मेरे दिमाग में कैसे भी करके ये बात थी कि मैं आधा वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सम पीपल से इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जो कल्चर हेरिटेज है भारत का वो बहुत ज़्यादा रिच है। दे आर राइट, वो सही है। दिस फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ये जो लाइन है कि आई एम रीचिंग इन 5 मिनट्स, वो उसका पार्ट है। इनफैक्ट दरअसल 5 मिनट इज़ नॉट रियली अ यूनिट ऑफ टाइम, कि ये जो 5 मिनट का समय है वो किसी तरीके का समय नहीं है, मतलब वो कोई यूनिट नहीं है टाइम की। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये आपके दिमाग की स्टेट है, मतलब आपका दिमाग ऐसा सोचता है कि चाहे कितनी भी दूरी है बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अ पर्सन कैन रिमेन 5 मिनट्स अवे फॉर 47 मिनट्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग द स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, कह रहा है कि एक इंसान जो है वो हमेशा किसी ना किसी जगह से 5 ही मिनट दूर रहता है, जबकि बजाय वो 47 मिनट दूर है तब भी उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलता, उसको तब भी यही लगता है कि वो 5 मिनट में पहुंच गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। साइंटिस्ट हैव येट टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, अभी भी साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार ये है क्या, कि लोग एक घंटा देरी से आते हैं, दूर से आते हैं, फिर भी उनको लगता है कि वह 5 मिनट की दूरी में है। सक्सेसफुली का हम लोग को क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। इफेक्टिवली, हाँ हो सकता है यहाँ पे ये जो मीनिंग आ रहा है इफेक्टिवली का ही आ रहा है। पुअरली, खराब तरीके से, रेयरली नहीं, टेम्परेरी नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। विदाउट एक्सपीरियंसिंग द स्लाइटेस्ट डैश कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का हमको एंटोनिम बताना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। इनकंसिस्टेंसी सिनोनिम होगा। हार्मनी का मतलब होता है कि तालमेल या शांति, तो ये ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन की जगह ये एंटोनिम हो सकता है। पैराडॉक्स तो होता ही है कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये नहीं होगा। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, कि कोई आप बात कह रहे हो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव नहीं होगा, तो बी हमारा आंसर है। इवन गूगल मैप्स प्रोबेबली डैश, अब गूगल मैप्स यहाँ पे क्या है, ऐप है। ये ऐप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो नो तो होगा नहीं, नोन होगा नहीं, नो हमारा करेक्ट आंसर है। आई हैडेंट लेफ्ट द हाउस, आई हैडेंट फाउंड माई वॉलेट, येट सम हाउ इन माई माइंड आई डैश ऑलरेडी हाफ देयर। अब ये पूरा पास्ट में कह रहा है, तो हमको पास्ट वाली वर्ब दिखानी होगी कि उसको उस समय लग रहा था कि वो बस 5 ही मिनट दूर है, तो आई एम तो होगा नहीं, वॉज ठीक है, वर यूज नहीं करेंगे, बीन यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आई वॉज ऑलरेडी हाफ देयर। ट्राइंग टू लोकेट द लेफ्ट सॉक दैट वैनिश, जो गायब हो गया था मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो क्या होना चाहिए भाई, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ मिस्टीरियस परिस्थितियों के दौरान आपका एक जो शौक है कभी कभी गुम जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर आप उसको ढूंढते रहते हो, तो अब तो मीनिंग आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। और ओवर भी नहीं आएगा, अलोंग मतलब साथ साथ नहीं, तो अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, ये होगा। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव से, तो इसको हटा देते हैं। तो वन वाला कोई ऑप्शन है नहीं, हट गए। नो ऑफिशियल डिसीजन हैज़ येट बीन अनाउंस बट द प्रिपरेशंस आर अपेरेंट, किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, किसके लिए ऑफिशियल डिसीजन जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है, तो सेकंड भी नहीं होना चाहिए, सेकंड ये भी गया। इसका मतलब हम फोर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ बैंक्स एंड पेमेंट प्रोसेसर टू लेवाई अ चार्ज ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने
बैंकों और पेमेंट जितने भी सिस्टम हैं, यूपीआई सिस्टम है, उनको एक तरीके से अलाउ कर दिया है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन में चार्जेस लगा सकते हैं, जो कि अभी ये डिसीजन पेंडिंग है। हैज़ ऑलरेडी लेड टू सेवरल पॉलिसी क्वेश्चंस। इससे बहुत से एक नीतिगत क्वेश्चंस जो हैं खड़े हो गए हैं। तो 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब 4 के बाद या तो 3 होगा या तो 2 होगा। 3 में कह रहा था ओनली ऑफिशियल चेंज दैट हैज बीन मेड इज द अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट दैट विल नाउ अलाउ द गवर्नमेंट टू नोटिफाई विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैन अट्रैक्ट अ चार्ज। तो कह रहा है कि जो सिर्फ ऑफिशियल चेंज जो अभी तक किया गया है वो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट में किया गया है, जो कि अब गवर्नमेंट को ये अलाउ करेगा कि वो बता सकती है कि किस ट्रांजेक्शन में, कैसे ट्रांजेक्शन में वो टैक्स लगाने या चार्ज लगाने वाले हैं। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अभी भी कोई डिसीजन जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है, प्रिपरेशन जो है वो भी चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहा गया था वाइल स्टिल पेंडिंग, और उसी बात को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है कि किसी तरीके का ऑफिशियल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। तो हम 4 के बाद 2 कर सकते हैं, तो 4 के बाद 2 जा सकते हैं। जब 4 के बाद 2 होगा तो ये ऑप्शन चला जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो 4 2 3 1। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।